एक्चुअली बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं पाकिस्तान में पानी की जो सिचुएशन हुई भी है उसके ऊपर। मैंने और लोगों को भी बुलवाया है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, आपका इसमें इनपुट तो बहुत ज़रूरी है। उरूजे अज़मते आदम का हर एक ज़ाविया तुम हो, जरा सोचो। मगर इंसानियत रोती है हर लम्हा, जहां तुम हो जरा सोचो। ज़माने की कमां एहसास के धारे तुम्हारे हैं, मोहब्बत के हर एक फैलाव में सब रंग प्यारे हैं। तुम्हारे हाथ में है हर नई सुबह की रंगीनी, उठो कि अब जमाने में तुम्हारी सुबह रोशन है, जरा सोचो। पानी एक कुदरती नेमत है और ये एक कुदरती साइकिल की वजह से बनता है। जब कुर्रायर्स पर दर्जे हरारत बढ़ता है तो समंदरों का पानी बुखारात बनकर हवा में तहलील हो जाता है, और जब ये ऊपर बुलंदी पर पहुंचता है तो हवा में दर्जे हरारत कम होने की वजह से ये बुखारात जमकर बादल बन जाते हैं, और जब दर्जे हरारत बढ़ता है तो ये बादल बर्फ और बारिश की शक्ल में पानी वापस ज़मीन पर बरसा देते हैं। हमारे दरियाओं में पानी या तो बर्फ के पिघलने से या बारिश की वजह से आता है। दुनिया में मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% मीठा है। इसमें से भी ज्यादातर पानी ग्लेशियर्स और ज़ेरे ज़मीन मौजूद है। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी अजीम नेमत को हम अपने ही हाथों से लुटा रहे हैं और हमें इस बात का अफसोस भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की वाटर असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तक़बिल की जंगें तेल या कुदरती ज़खायर पर नहीं बल्कि पानी पर होंगी। आप तो कहते हैं कि मुल्कों में जंगें होंगी, मैं कहता हूँ कि खित्तों में जंगें होंगी। एक दुनिया में एक सबसे मशहूर रिसेंट वॉर जो है पानी के ऊपर, वो ये थी जब नॉर्थ कैलिफोर्निया और साउथ कैलिफोर्निया एक ही स्टेट है अमेरिका की, और आपस में लड़ पड़े और तोपों से लड़ पड़े और 3-4 साल लड़ते रहे, जब तक फेडरल गवर्नमेंट ने आके उनको नहीं रोका और फिर उनकी वाटर अपोर्शनमेंट हुई एक दरिया के ऊपर। पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि देहातों में जो मर्डर होते हैं वो 3 W's के ऊपर होते हैं, एक वाटर, एक वुमन, एक वेल्थ। There are studies, I believe, UN ने की हुई है पहले, which says that left on our own, India and Pakistan, sharing this water, there will be a war for water. Because होगा ये कि जब इंडिया डैम्स बनाएगा और रोक देगा पानी, जैसे फराखा बराज के साथ किया था, बराज बनाएगा या डैम्स बनाएगा। आज तक बांग्लादेश सफ़र्स फ्रॉम द फैक्ट कि वो गैंजीज को रोकते हैं, फिर जब फ्लड्स आते हैं तो फ्लड छोड़ देते हैं। That's exactly what they're going to do with us. दुनिया में ख़त्म होते कुदरती पानी के ज़खायर, आर्कटिक का तेज़ रफ्तारी से पिघलना, हिमालय के ग्लेशियर्स का ख़त्म होना मुस्तक़बिल की मुश्किलात का पेश खैमा है, और इन मुश्किलात की ज़्यादातर वजूहात कुदरती नहीं बल्कि इंसान की अपनी बनाई हुई हैं। मेरे बचपन में सुनते थे और किताबों में भी लिखा हुआ था कि इंसान जो है ज़मीन
को बदल नहीं सकता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इंसान में ये कैपेसिटी है। पहली दफ़ा जो इंसान को ये मालूम हुआ 1872 में एसिड रेन जब डिस्कवर हुई तो मालूम हुआ कि हमारी जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल एज की, उसकी वजह से जब पानी वापस गिरता है तो वो एसिडिटी बहुत होती है जो कि डैमेज करता है एनवायरनमेंट को। बाद में हमने गाड़ियाँ प्रोड्यूस किया, एयरप्लेन्स प्रोड्यूस किए, पावर स्टेशन प्रोड्यूस किए, और वो CO2 बेहद मकदार में एटमॉस्फेयर में, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमॉस्फेयर में चला गया। जब वो एटमॉस्फेयर में गया तो होता ये है कि इट्स सन की जो रेज़ आती हैं वो तो अंदर तो आ जाती हैं, उसके बहुत सारी जो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जा रही होती हैं, वो एक एक स्ट्रेटोस्फीयर में एक एक सर्कल से बना लिया उसने। लॉट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, और उसकी वजह से हो रहा ये है कि हीट बढ़ती जा रही है। जब हीट बढ़ती जा रही है तो आइस मेल्ट करने लगता है, आइस मेल्ट करने लगता है, और आपकी इकोलॉजिकल चेंज होते हैं, बारिश कम हो जाती है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तक़सीम हिंद के बाद पानी की तक़सीम सबसे बड़ा मसला था, और ये तनाज़ा भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1947 से 1960 तक कायम रहा। इस तनाज़े को हल करने के लिए आलमी बैंक के ताउन से एक मुआहदा किया गया जो सिंध तास मुआहदे के नाम से जाना जाता है। सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन मुआहदों में से एक है। इस मुआहदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं को बांट दिया गया। इस मुआहदे की रूह से मशरकी दरिया यानी रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। माहिरीन इस मुआहदे को भी तनकीदी निगाह से देखते हैं। जब इंडस वाटर की अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी, जो पहला हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट था पानी का, वो पंजाब और इंडिया वाटर डिस्प्यूट कहा जाता था। हिंदुस्तान से जवाहरलाल नेहरू आते थे, यहाँ से बड़े शैलो लेवल पे लोग बग़ैर तैयारी के पहुँच जाते थे। एक सरकारी मुलाजिम ने और नहरें बंद कर दी इंडिया ने, माधोपुर से, लाहौर के नहरें और दीपालपुर की नहरें। एक जो सरकारी मुलाजिम था उसने बड़ा लूज रिमार्क दिया कि जनाब आप नहरें हमारी खोल दें, हम आप हमसे पैसे ले लेना। नेहरू जैसे आप बड़े बशातर आदमी था, उसने कहा जी आप ये लिख के दे दो, और हमारे बंदों ने लिख के दे दिया। नतीजा है कि जब इंडस वाटर नेगोशिएशन हुई 1957, 58 और 60 तक, उन्होंने ये कागज़ ले आए, जनाब ये देखें पाकिस्तान ने माना हुआ है कि हम दरिया रावी का आपको पैसे देंगे, तो मिल्कियत तो हमारी है तो पैसे देंगे। नतीजा है कि जो भी आर्बिट्रेशन हुई, जो भी इसके ऊपर हमारे लोगों ने इतराज़ किया, फैसला इंडिया के हक़ में हो गया कि रावी और तमाम ईस्टर्न रिवर जो हैं वो अपना हिंदुस्तान को दिए थे। दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं होता। जिस तरह सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इसी तरह मगरिब में मौजूद दरियाए काबुल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दरिया से हासिल होने वाला पानी न सिर्फ सूबे सरहद के बेशतर अजला को सैराब करता है, बल्कि दरिया सिंध में शामिल होकर पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। अब जब हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है और हुकूमत अफगानिस्तान दरियाए काबुल पर डैम बनाने का अमल शुरू कर चुकी है, तो क्या इसकी तामीर से हमें कुछ नुकसान हो सकता है? अब अगर काबुल रिवर को बंद करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिसोर्स कट ऑफ हो जाएगा। हमारे अपने बजट रिवाइज करने पड़ेंगे, वाटर बजट्स। तो मैं तो बड़ा इस बारे में आई एम वेरी क्लियर कि इसके काबुल के ऊपर अगर कोई डैम बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें अच्छे ख्यालात होंगे कि जी अफ़गानिस्तान की तरक्की होगी, हम अफ़गानिस्तान की तरक्की चाहते हैं, लेकिन बुरा ख्याल ये होगा कि पाकिस्तान में बर्बादी है। तो क्या हमारी हुक्मरान जो है इस इतना अक्ल रखते हैं कि इतने ब्रॉड माइंडेडनेस
या इतनी उनमें पॉलिटिकल सेंस है कि वो आंखों में आंखें डाल के कहें कि आओ जी बात करते हैं। पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, लेकिन जितनी बेदर्दी से हम इन वसाइल को तबाह कर रहे हैं, शायद चंद सालों में इन वसाइल का नामो निशान भी न रहे। सन 2003 की वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो पानी की शदीद कमी से दो चार हैं। पाकिस्तान की मईशत ज़राअत से वाबस्ता है और पानी इसका एक अहम जुज़ है। पानी के बगैर ज़राअत नामुमकिन और ज़राअत के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक। हमारे पास तो कोई पूछने के लिए भी नहीं है। 20 बरस हो गए इस मेराब केनाल से पानी नहीं है। हमारी इतनी तबाही हो चुकी है, तकरीबन इस केनाल से तकरीबन हमारे पास 1000 एकड़ आम के दरख्त हैं। उसके बाद 1000 तकरीबन एकड़ खजूर के दरख्त हैं। अभी तकरीबन हमारा 100 मिलियन की एक आम और 100 मिलियन की खजूर की होती है सालानी पैदार। अभी वो बागाई या ठेकेदार कोई लेने के लिए तैयार नहीं जब पानी नहीं है। आए आपके नहर को देखें। आपकी नहरें सूखी पड़ी हुई हैं। हाँ? पानी नहीं है। ये जो नहर ये रोड़ी केनाल से निकली होगी। अच्छा, ये ज़मीन है, ये हमारी है, ये घर भी हमारे हैं। अभी हमने कोई मुआवजा इनसे नहीं लिया। हमने इसको कहा भाई हम ज़मीनें देते हैं, हर चीज़ देने के लिए तैयार है, अपने घर को डराने के लिए भी तैयार है, गिराने के लिए भी तैयार है। तो हमें 10 वाट को पानी नेक्स्ट दिया गया। हम देखते हैं कि किसान है, उसके पास ज़मीन है लेकिन पानी नहीं है, कैसे उगाएगा वो? और ये बात आपको हमारे पूरे मुल्क में अक्सर नज़र आएगी। मुल्कों के बीच में भी और सूबों के बीच में भी अक्सर ये देखते हैं कि दो मुल्क आपस में जो हैं पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि सूबे आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। यही फसाद की जड़ होती है। अगर ये पानी का मसला हम हल कर दें तो ये फसाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस फसाद से मिसट्रस्ट होता है और वो मिसट्रस्ट फिर ज़िंदगी के हर शोबे में चले जाता है। जो दरिया सिंध हमसे गुज़रता है, अबासीन जिसको हम पश्तो में कहते हैं, वो जो है वो हमसे गुज़रता है, मगर हमें उसमें से एक कतरा पानी नहीं मिलता। हमने कई दफ़ा इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की और ये भी कमाल बताऊं कि ये हमारा जो 11,762 क्यूसिक पानी है, ये सारी उम्र से पंजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमें एक टेडी पैसा उसकी रॉयल्टी अभी तक नहीं मिली। पंजाब के बारे में एप्रीहेंशन है। मैं कोई पंजाब को डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि एक इंसानी फितरत है कि जहाँ कोई बड़ा बनेगा या कोई प्रोमिनेंस आएगी तो वहाँ खुशी के साथ दुश्मनों का कोटा भी पैदा हो जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं सिंध पंजाब इंडस डिस्प्यूट के या फ्रंटियर और बलूचिस्तान के, तो लोगों का ख्याल है कि पंजाबी जुल्म कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की जो पानी का जो तनाज़ा है, क्योंकि इसके लिए वो आरसा की एक मीटिंग होती है और इसी तरह बलूचिस्तान के जिस तरह गैस के मामले पे भी सिंध के साथ उसका मामला है, तो हम ये समझते हैं कि इस मामले को फेडरल के सतह पर ये जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि बलूचिस्तान के ज़मींदारों को जो पानी उसके हिस्से का है वो सिंध से वो दिलवाया जाए और उनका पूरा हक बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। बहुत सारे हमारे पिछले स्टेप्स की वजह से सूबों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या यूं कह लें कि एक दूसरे के ऊपर एतबार वो कुछ कम हो गया।
पाकिस्तान की 80% आबादी ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है। हमारा जीडीपी का 22% एग्रीकल्चर हमें देता है। एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पानी है। ज़मीन अगर थोड़ी कमज़ोर है फिर भी ज़राअत हो जाएगी, लेकिन पानी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी के लिए इस वक्त कुछ करें। पाकिस्तान में आप अगर 1 यूनिट पानी, मिसाल ले लें कि अगर आपके पास इतना पानी हो तो उससे हम इतना गंदम उगाते हैं। इंडिया हमारे मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा गंदम उगाता है। अमेरिका और कनाडा हमसे 8 से लेकर 11 गुना ज़्यादा गंदम उगाता है। एग्रीकल्चर को हमने ट्रेडिशनल चीज़ से बाहर अभी तक निकाला ही नहीं। हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइंस पर कहने को तो बहुत कुछ हम कह देते हैं, लेकिन हमने अभी तक उसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से बाहर नहीं निकाला। उसका नतीजा ये है कि हमारे फार्मर्स वो इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है बड़ी हद तक कि किस क्रॉप को कितना पानी और किस वक्त देना चाहिए। बरे-सग़ीर का आबपाशी का निज़ाम दुनिया के बड़े निज़ामों में से एक है, लेकिन क्या इस मसनूई निज़ाम को चलाने के लिए हम अपने कुदरती दरियाओं और झीलों की बका को दांव पर लगा रहे हैं? अगर हम अपने कुदरती निज़ाम की सही तरीके से देखभाल करें तो हमारी ज़राअत और पानी के वसाइल में बतदरीज इजाफा होगा। कुदरती निज़ाम है, सबसे पहले तो हमें उसको बेहतरीन हालत में बरकरार रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर फिर हमने अपना इस्तेमाल के लिए दूसरे किस्म के निज़ाम बनाए हैं। तो अगर दरियाओं में पानी को हम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे या उसको हम कहीं बिल्कुल ही रोक देते हैं, दरिया को समंदर तक नहीं जाने देते, या झीलों में से इतना पानी निकाल लेते हैं कि वो सूख जाती हैं। अगर एक झील सूख जाएगी तो उसको हम कहते हैं कि वो एट्रोफी कर जाती है, यानी उसके अंदर जो ज़िंदगी का निज़ाम है ना वो ख़राब हो जाता है। फिर उसको दोबारा कहना पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से अगर हम दरिया में से सारा पानी निकाल के सिर्फ कनालों को चला दें तो वो दरिया का जो अपना निज़ाम और रास्ता है वो ख़राब होता चला जाएगा। पानी की तकसीम एक अहम ज़रूरत है। तकसीम के दौरान पानी का ज़िया एक तवज्जो तलब पहलू है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस मसले पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस तरह हमारे दरिया और झीलें अदम तवज्जोही का शिकार हैं, इसी तरह हमारी नहरों की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। ये कनाल है, इस वाली का नाम दादू कनाल है और ये आगे किसानों तक पानी लेकर जा रही है। अब बराजेस की, कनाल्स की मेंटेनेंस बहुत सख्त ज़रूरी होती है। कनाल का साइज़ बहुत ज़रूरी होता है वाटर के फ़्लो के लिए। अगर बहुत चौड़ा हो जाए कनाल तो पानी का फ़्लो स्लो हो जाता है। अक्सर हमारे यहाँ होता यह है, पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कनालों में लोग अपने मवेशी लेकर आते हैं कहीं पानी पीने के लिए, और अगर उनके पास भैंसें हैं तो वो भैंसें पानी में नहाने के लिए अपनी लेकर आते हैं। जब भैंसें नहर के अंदर घुसती है और फिर बाहर निकलती है तो वो एक अपना रास्ता बनाती है, और आस्ते 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 वहाँ से मिट्टी गिरते 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 वो जगह बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि उस जगह में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है, और जितना ज़्यादा पानी नहर में चौड़ाई में ज़रूरत होती है उतना कम और देर से आगे पहुँचता है। बैराज, वेयर या डैम से जो नहरें निकालते हैं वो कई सतह पे होती हैं। बड़ी नहर से छोटी नहर, उससे छोटी नहर, और फिर इस तरह से करते करते वाटर क्रॉस जिसे हम कहते हैं वो फिर पहुंचता है, खेतों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पानी के साथ क्या हो रहा है? हमारी जो बहुत तहकीक हुई है उससे हमें ये पता चलता है कि 2/3 पानी तो इधर ही
रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है, और एक तिहाई पानी जब खेत तक पहुंचता है तो उसका 25% फिर खेत के इस्तेमाल के दौरान ज़ाया हो जाता है। तो ये इतना सारा पानी जो ज़ाया हो रहा है, हम इसके साथ क्या करते हैं? इंसान के बनाए हुए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो निज़ाम हैं, जिसमें नहर आपके पास पानी लेकर आती है, उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें डैम, बराज शामिल होते हैं। इनकी देखभाल करना, इनकी मेंटेनेंस करना बहुत सख्त ज़रूरी। हम बदकिस्मती से इनकी देखभाल नहीं करते रहे, इनमें मेंटेनेंस नहीं होती रही है। इनकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने इनकी देखभाल नहीं की तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा और फिर पानी नहीं होगा। पहला पाकिस्तान का जो अच्छा वाटर हाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट था ना, वो था रिवर काबुल के ऊपर, वाटसन, छोटा सा डैम है। अब अगर मौसम ठीक हो तो आप उस डैम के ऊपर पैदल जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब सारी मिट्टी भर गई है। डैम भी एक इंसान की तरह होता है। जैसे एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इस दौरान में उसके सब्स्टिट्यूट इंसान पैदा होने चाहिए, उसके बच्चे पैदा होने चाहिए, उसके बढ़ना चाहिए। जब एक डैम बनती है तो इट हैज़ टू डाई। उसको फौत होना है 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 90 साल, लेकिन उस दौरान में और डैम ज़रूर बनने चाहिए। ये मोहम्मद असलम हैं। पिछले 25 साल से ये बंदखुश दिल खान ज़िला पशीन बलूचिस्तान के आपाशी गेस्ट हाउस में मुलाजमत करते हैं। इन्होंने अपने सामने इस खूबसूरत इलाके की तबाही को देखा है। किसी ज़माने में ये झील शुमाल से जुनूब की जानिब सफ़र करने वाले परिंदों की कुदरती आबी गुज़रगाह थी, लेकिन आज इसकी हालत आपके सामने है। पहले तो ये मतलब 30 फुट था, मतलब बहुत पानी खड़ा होता था, मतलब ये नीचे जाता था किल पर। पहले किल वाला मतलब बहुत किल था, मतलब 100 किल था, 1000 किल था, ये सब जाता था उसमें, मतलब पानी फसलों पर लगाता था। अभी मतलब ये मतलब से भरा हुआ, अभी खाली 7 फुट पानी इसमें खड़ा हुएगा। हम लोग जो है मतलब थोड़ा पानी जो है पीने का पानी या दरख्त का पानी हम बाहर से लाता है टैंकर पर, ये बंद खुश हो गया। मतलब ये तो जो मतलब पहला इधर पानी बहुत था, मतलब ये किल वाला बहुत खुश था, मतलब ये पानी खुश क्यों गया, मतलब ये किल वाला सारा मतलब आधा मतलब किल गया, मतलब बाहर पड़ गया, पानी नहीं था, मतलब खुशकी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस वजह से जाता था। सूबे बलूचिस्तान अपने फलों और खुश्क मेवजात की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ के सेब, अंगूर और दीगर फल जायके में लाजवाब हैं। खुश्क साली और पानी की कमी की वजह से आज इन फलों की पैदावार न होने के बराबर है। सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के ख़त्म होने के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। इस तबाही की वजह पानी की कमी से ज़्यादा हमारी गलत प्लानिंग है। ये कोयटा वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट है। इसमें 8 अरब रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे 2001 से अब तक वो खर्च कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी ट्यूबवेल लगाए हैं। ये प्रोग्राम तो इनका ये था कि ये 2 डैम बनेंगे, उसके बाद इन पाइपलाइनों में हम पानी देंगे और उसके बाद जो है शहर का क्या अच्छा हो जाएगा पानी सप्लाई। लेकिन बदकिस्मती से फ़िलहाल डैम पे जो है ना काम पहले तो नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह अभी कुछ पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने क्या दी है, ब्रीफिंग दी, तो उन्होंने कहा कि इस पे हम काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर रहे हैं।
पाकिस्तान में बहुत सारा पानी, मीठा पानी नहरों के ज़रिए आता है। उसके अलावा बहुत सारा पानी जो है वो ज़मीन दोज़ है। एग्रीकल्चर में, ज़राअत में और घरेलू इस्तेमाल के लिए, शहरों के लिए हम ज़मीन से निकालते हैं पानी। बलूचिस्तान में और पंजाब में इसी तरह ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये नहरी पानी नहीं है, ये ज़मीन दोज़ पानी है जो ट्यूबवेलों के ज़रिए निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान में इतना पानी निकाल लिया गया कि अब पानी ख़त्म होने लग गया है। पानी जो एक वक्त पे 25-30 फुट पे मुहैया था, अब वो 700 और 1000 फुट गहराई पर जा चुका है। जिसको हम कहते हैं ज़मीन दोज़ पानी या एक्वेफर, उस एक्वेफर को भरने में कभी कभी 1000 साल लगते हैं। अब ये सोचिए कि पानी आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते 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 उसमें एक एक कतरे के ज़रिए जमा होता है और फिर वो भर के वो पूरा एक्वेफर बनता है। अगर आप उसको तेज़ी से ट्यूबवेल के ज़रिए निकालते चले जाएंगे तो ज़ाहिर है वो पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर उसको दोबारा भरने में 1000 साल और लगेंगे। तो पंजाब में इस वक्त जो हमारा सब ज़मीन दोज़ पानी है, जो 20 मिलियन एकड़ फीट कहा जाता है, उसको हम माइन कर रहे हैं, यानी उसको हम मौका नहीं दे रहे कि वो कुदरती ज़रिए से दोबारा भरे। और जब हम किसी चीज़ को माइन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब वो खाली एक्वेफर रह जाता है, उससे वहाँ का जो बैलेंस है, ज़मीन और सॉइल का बैलेंस है, वो भी ख़राब होता है। तो ये जिस तरह से हम पानी निकाल रहे हैं अपने एक्वेफर से, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर। गवर्नमेंट तो ये दरियाओं का पानी, 5 दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान में आ रहा है, इंडस का पानी है, उसको तो पीने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिवाय कराची के और या हैदराबाद के। बाकी हमने कुएँ खोदने शुरू कर दिए। एंड इन द प्रोसेस हमने क्या किया कि जो हमारे अंडरग्राउंड जो हमारा रिजर्वायर था पाकिस्तान का, वो नीचे होना शुरू हो गया। हमारे कुएँ जो किसी ज़माने में 30 या 40 फुट पे होते थे, अभी 600-600 फुट के ऊपर पहुँच गए। पाकिस्तान में पीने के पानी की सूरत हाल काफ़ी फिक्रअंगेज है। 17 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई इक़दामात कर रही है? और क्या वाकई हुकूमत इस मसले को हकीकी मसला समझ रही है? हमारे नेशनल वाटर बजट में, जो कि 115 मिलियन एकड़ फुट या 150 मिलियन या ग्राउंड वाटर मिला के 160-65 मिलियन एकड़ फुट का बनता है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर बजटेड नहीं है। अब अगर हम 17 करोड़ आवाम को 30 से लेकर 60 गैलन पर कैपिटा, जो कि एक टेक्निकल एक स्टैंडर्ड है, एक अच्छी सेहतमंद माशरे के लिए 30 से लेकर 60 गैलन पर पर्सन पर डे पानी मुहैया होना चाहिए। उस लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 से 30 मिलियन एकड़ फुट पानी बनता है जो लोग पीते हैं। इसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। अगर अकाउंट फॉर हो जाएगा फिर इसकी बजटिंग होगी, फिर लोग सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर की तरफ जाएंगे। हमारी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके पास ये स्टैंडर्ड तो है कि जब पानी को समंदर में डाला जाए तो उसमें से उसकी आलूदगी का लेवल क्या होना चाहिए, यानी उसमें से कितनी आलूदगी को कम कर देना चाहिए और क्या एक्सेप्टेबल आलूदगी है जिसके साथ उसको समंदर में डाल दिया जाए। लेकिन हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का अभी यह स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है, लेकिन वो पॉलिसी पाकिस्तान की जो वाटर पॉलिसी बन रही है इतने सालों से, उसका हिस्सा नहीं है। बेसिकली ये, क्योंकि ये भी इतना बड़ा सिस्टम, अगर आप इंडस्ट्री से हमने अगर हैदराबाद को पानी देना है, सखर को पानी देना है, दादू तक लेके जाना है, बदीन तक लेके जाना है, मतलब कराची तक लेकर आना, समबडी शुड मैनेज। अनफॉर्चुनेट भाई कोई नहीं मैनेज कर रहा। भाई रिवर रावी और चनाब के साथ भी लाहौर है यार, बाकी तो उधर कौन मैनेज करे उस पानी को। तो बेसिकली दैट इज़ मेरी ज़ाती राय में कि हम लोगों को एक फेडरल लेवल से इसको सिस्टम शुरू होना चाहिए, और जो कि मैं वो कर भी रहे होंगे, और उसको फिर प्रॉमिस लेवल पे आना चाहिए। देयर शुड बी रियली दोज डिपार्टमेंट्स। हम हर चीज़ के लिए हमने डिपार्टमेंट किया है, पोल्ट्री के लिए भी एक डिपार्टमेंट, भाई कम से कम पानी के मैनेजमेंट के लिए मेक अ डिपार्टमेंट विच टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड दिस हाई टाइम। पानी जिंदगी है। इंसान खुराक के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर इसका जिंदा रहना नामुमकिन है। पीने के पानी का निज़ाम भी उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना कि आबपाशी का निज़ाम। हमारे शहरों और गाँव के पीने और निकासी आब का निज़ाम नहायत दगरगूं हालत में है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ लोगों को निकासी आब का सही निज़ाम मुयस्सर नहीं।
साफ़ पानी के जो लाइंस हैं उसके साथ साथ ही ख़राब पानी के निकासी आपकी भी लाइंस जा रही हैं, सीवरेज चैनल्स जो हैं तो वो साथ साथ चलती हैं और कई लोग ये कहते हैं कि उनमें को एजुकेशन है। तब जब ये साथ जा रही हों और कई इलाक़ों के अंदर बहुत पुराना निज़ाम हो गया है तो उनके अंदर लीकेज है, सीपेज है, तो उनसे फिर ये कि कंटेमिनेशन और मिलावट हो जाती है। तो ये एक बहुत अहम वजह होती है कि आबादी तक जो पानी पहुंच रहा है वो साफ़ सुथरा नहीं होता और उसमें आलूदगी होती है, कंटेमिनेशन। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितना ड्रेनेज का पानी पैदा होता है उसका 2% भी ट्रीट नहीं होता, बाकी सब ऐसे ही अनट्रीटेड वाटर बॉडीज़ में चला जाता है या सूख जाता है या समंदर में चला जाता है या इधर उधर पड़ा रहता है। पानी की कंटामिनेशन हर लेवल पर होती है। पूरी जर्नी पानी की जो ग्लेशियर से लेकर आपके घर तक पहुंचता है, खेतों तक पहुंचता है, सारा रास्ता अर्बन रूरल हर किस्म की कंटामिनेशन हो रही होती है, चाहे ये कंटामिनेशन रूरल हो या अर्बन हो। यहाँ हम कनाल पे खड़े हुए हैं, वन ऑफ द मेजर कनाल्स राइस कनाल है, इसके किनारे पर हैं। यहाँ पे एक डंप है जहाँ पे हर किस्म का कचरा आपको मिलेगा। इसमें टूटी हुई बोतलें, टिन्स, बॉटल्स, कपड़ा, प्लास्टिक, हर किस्म का वेस्ट पड़ा हुआ है और उसके साथ में गटर का पानी भी बहते हुए जा रहा है जिसमें पता नहीं क्या कुछ मिला हुआ है। और ये कहाँ जा रहा है? इस कनाल में। और ये कहाँ जा रहा है पानी? आगे जो लोग रहते हैं उनके पीने के पानी में मिल रहा है। वो हैंडपम्प से पानी ले रहे हैं, कहीं डायरेक्टली इस कनाल में से पानी ले रहे हैं, पीने के इस्तेमाल में है, खाना पकाने के इस्तेमाल में, कपड़े धोने के, मुँह हाथ धोने के, हर इस्तेमाल में है। और डिजीज़ेस इसी तरह स्प्रेड होती हैं। सक्खर मेरा शहर है, मैं जानता हूँ। पिछले 5 बरस से सर्दियों के मौसम में चूंकि दरिया का पानी कम हो जाता था, लिहाजा जो सक्खर शहर का जो अफ्लुएंस वो पूरा दरिया में डालते थे और डाउन स्ट्रीम से वो पीने का पानी निकालते थे। सुबह आप नल खोलेंगे, डार्क ग्रीन रंग का पानी आता था और ऐसा पानी कि आप नल के नज़दीक खड़े नहीं हो सकते। पीने का साफ पानी मुयसर ना होना और निकासी आब का निज़ाम ना होने की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं जो अक्सर जानलेवा भी साबित होती हैं। ज़रा सोचिए, साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत ना होने की वजह से कितने ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब ये तय हो गया कि साफ़ सुथरा पानी अगर आबादी नहीं ले रही तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। अब ये कई मुख्तलिफ़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं। इसको आप वायरसेस भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंगाई होते हैं, बहुत सारे। वायरसेस की जब बात करते हैं तो एक रोटा वायरस बहुत मशहूर है और उसकी तो वैक्सीन भी आ गई है। इसी तरह से बैक्टीरिया हैं जिनसे कि, और सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है वो दस्तों की बीमारी। और आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा दस्तों की बीमारी का शिकार होते हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 200,000 बच्चे हर साल जो है हलाक हो जाते हैं दस्तों की बीमारी की वजह से। तो दस्तों की बीमारी कंटेमिनेटेड वाटर से होती है या आलूदगी शुदा वाटर से होती है, पानी से होती है। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के बाहर आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। बरसाती नाला है, इसमें सीवरेज के अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। आप पीछे देखें, वहाँ पे गटर लाइन है जिससे पानी गिर रहा है, नीले रंग का पानी है, ब्लू कलर का। उसके अलावा आपको सॉलिड वेस्ट भी नज़र आएगी। उसके अलावा आपको मीठे पानी की लाइनें नज़र आ रही हैं, इस पुल के साथ साथ चल रही हैं, उसमें से पानी टपक रहा है। यानी कितने किस्म की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो माहौल के और पानी के ख़िलाफ़ है। यही पानी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तरफ आपको खेत नज़र आते हैं इस बरसाती नाले के अंदर। उनकी सारी आपाशी का पानी यही गटर का पानी है। ये जो ज़मीन पानी जो चूस जाती है वो बराबर के कुओं में निकलती है और वहाँ से भी खेती बाड़ी हो रही है। कानून कहाँ हैं? किताबों में या असल में?
इस पर कोई अमल नहीं है। अगर अमल हो रहा होता तो ये पानी इस बरसाती नाले में गिर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ किसी भी शहर में कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, खैरपुर ले लें, सक्खर ले लें, हैदराबाद, कोठड़ी, कराची और अप नॉर्थ इन पंजाब, कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट नाम की कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो कि इंडस्ट्री के बाहर लगाई गई हो, जिसका अफ्लुएंस ट्रीट करके फिर बाद में वाटर बॉडी में डाला जाता हो। नतीजतन आपके पास जहरीला पानी है, टॉक्सिक पानी है, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। पानी जिंदगी है, इसको बचाना है। ये हम सब का फर्ज ही नहीं बल्कि हमारी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस मौजू पर अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी न होने की वजह से लोग मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। इस साल और कम पानी मुयस्सर है। सिंध और पंजाब को इसकी ज़रूरत से 20% कम पानी दिया जा रहा है। हम पानी के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब भारत दरियाए चनाब का पानी बंद कर रहा है। ये सब चीज़ें मुस्तकबिल की मुश्किलात का पेशखैमा है। अगले हफ्ते हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जिन मसाइल की निशानदही नहीं की जा सकी, आपको उनसे आगाह किया जाए। और कहा यह क्या कि इतनी बड़ी झील है, अगर उसमें चंद हजार क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये सिचुएशन अगर क्लाइमेट की रही, ग्लोबल वार्मिंग की रही और सी वाटर लेवल की रेज रही, तो आई कैन से विद इन अपकमिंग 10 years द कैटी बंदर विल बी शिफ्टेड अगेन। कई हजार हा एकड़ ज़मीन आबाद मतलब ग्रीन ज़मीन जिसमें बागात होते थे और फसलें होती थी, वो LBOD बनाने में लग गई। पुराने सिस्टम में ये था कि हम उसमें से पैदावार कम लेते थे, पैदावार कम आती थी, और इस सिस्टम पे जब हम आए हैं इसको, तो इससे हम तकरीबन 2 गुना 3 गुना पैदावार ज़्यादा ले रहे हैं।